नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को समझने का प्रयास करेंगे। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अधिक से अधिक प्रयास कीजिए आप कि अभी आप घर में ही रहें, क्योंकि अभी सूचना ऐसा आ रहा है भारत के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा कि भारत में कोरोना का तीसरा चरण भी आने वाला है, थर्ड स्टेज भी आने वाला है, जो संभवतः अधिकांशतः उम्मीद है जो बच्चों को अधिक प्रभावित करेगा। अभी दूसरा स्टेज ख़त्म नहीं हुआ कि तीसरा स्टेज आने की सूचना मिल गई है। तो इस विकट परिस्थिति में, इस विपरीत परिस्थिति में, इस भयावह परिस्थिति में आप डरे मत और आप सेफ्टी के साथ जो प्रोटेक्शन है उसको यूज करते हुए, जैसे मास्क है, सैनिटाइज़र लगाना है, हाथ को हमेशा धोते रहना है, इन सभी का पालन करते हुए आपको घर में रहना है और अपने लोगों के बीच रहना है। और इस समय आपको स्टडी, क्रिएटिव स्टडी करते रहना है। आपको इस तरह से आप अपने समय का उपयोग कर सकते हैं। और वर्तमान समय में यदि आप देखें तो असल योद्धा वही है, असल विजेता वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने रथ को आगे ले जाने की क्षमता रखता हो। मतलब क्या, अपने आप को आगे ले जाने की क्षमता रखता हो। आप लोगों को याद होगा, महाभारत में एक प्रकरण आता है युद्ध स्थल में, जब कर्ण और अर्जुन के बीच जब युद्ध होता रहता है तो अर्जुन के द्वारा जो वाण चलाया जाता है, उस वाण से कर्ण के रथ को बहुत पीछे धकेल दिया जाता है। तो सत्यसेन उनके रहते हैं सारथी। तो सत्यसेन कहते हैं, अंगराज अब क्या होगा। तो उस समय कर्ण के द्वारा यह तथ्य कहा जाता है कि सत्यसेन, हमें पीछे नहीं जाना है, हमें आगे चलना है। क्योंकि जब परिस्थिति आपके विपरीत हो तो एक कुशल योद्धा का, एक कुशल छात्र का, एक कुशल नेतृत्वकर्ता का यह कर्तव्य होता है कि वह पीछे हटने की बजाय वो आगे बढ़े। तो वही योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। इस भयावह परिस्थिति से आप डरे नहीं, आप अपने आप को आगे निकालें। क्योंकि कंपटीशन आप देख रहे हैं, हर एक क्षेत्र में है कंपटीशन। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई भी ऐसा जोन नहीं है जहाँ कंपटीशन नहीं है। और उसी कंपटीशन में आपको खुद को प्रूव करना है कि आप में कितनी टैलेंट है। क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा तो आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाओगे। प्रूफ उसके लिए आपको कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी चीज़ को, जिस भी पुस्तक का, जिस भी चैप्टर का पढ़ाई करें, जिस भी बुक का आप पढ़ाई करें, उसमें आप इतना अंतर ध्यान हो जाए, इतना डूब जाए, जैसे लगे कि वह आपका गर्लफ्रेंड हो। गर्लफ्रेंड का मतलब यह नहीं कि ये आजकल की जो लड़कियां गर्लफ्रेंड, वो गर्लफ्रेंड नहीं हम बोल रहे हैं, वो बॉयफ्रेंड नहीं बोल रहे हैं हम। उस पुस्तक से, उस चैप्टर से, उस टॉपिक से इतना प्यार कर लीजिए कि आप उसमें ही रम जाइए। आप यहाँ पर गर्लफ्रेंड कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ। आज के ही दिन हम एक अपने पड़ोसी डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे, हमारे मोहल्ले के ही हैं। तो अभी यहाँ पर बहुत सारा क्लिनिक जो है कोरोना महामारी के कारण बंद कर दिया गया है। तो बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन वो जो डॉक्टर साहब हैं वो छोटा सा अस्पताल चलाते हैं, मतलब छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं, लेकिन फिर भी भीड़ उनके यहाँ बहुत अधिक रहती है। तो वहाँ से आज हमें एक चीज़ सीखने के लिए मिला कि यदि वो डॉक्टर्स, और उनके बगल में ही बहुत बड़ा क्लिनिक है, लेकिन वो अभी भी अपना क्लिनिक में ना कोई एसी लगाया है, ना कोई उतना बड़ा हाई फाई किया, बस सिंपल क्लिनिक है, फिर भी सब अधिक भीड़ उनके यहाँ लगता है। तो आज जब हम गए तो एक अध्ययन किए हम अपने आप में, यदि यह डॉक्टर साहब भी कंपटीशन से डरते हैं तो आज यह भी अपनी क्लिनिक को कहीं और ले जाते साइड में। क्या, तो हम तो इस भीड़ में नहीं रह पाएंगे, मेरे यहाँ तो पेशेंट आएगा नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं, उन्होंने उन सभी बड़े बड़े क्लिनिकों के बीच में रहकर सबसे अधिक पेशेंट को देखा। और आज हम खुद देख के आए हैं, एक पेशेंट पर कम से कम वो 25 से 30 मिनट वो समय देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका उद्देश्य एक ही है। इसका मतलब हुआ कि हम जिस भी पेशेंट देखें, जिस भी व्यक्ति देखें, उसे फुल टाइम दे और उसे खुश करके ही, खुश करने का मतलब क्या, उसका परफेक्ट इलाज करके ही हम यहाँ से भेजें, जिससे वो और पेशेंट को यहाँ भेजिएगा। उन्हें कंपटीशन से कोई डर नहीं है उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप पे विश्वास है। यही विश्वास आपके अंदर होना चाहिए।
भले 5 लाख बच्चा बैठ रहा है एग्जाम में, हमें क्या मतलब है। हमें अपने आप पे विश्वास है, हमें अपनी खुद की पढ़ाई पे विश्वास है, हमने बेस्ट पढ़ाई किया है, हम इसको क्रैक करेंगे, हम बेस्ट देंगे तो ऊपर वाला हमारे साथ रहेगा, यह हमेशा याद रखिए। तो चलिए चलते हैं अपने कुछ प्रश्नों को देखेंगे आज हम लोग। पहले देखते हैं 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है। तो यह 26 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह दिन बौद्धिक संपदा के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्नलिखित थीम के अंतर्गत मनाया गया। IPNSEMS टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के बारे में थोड़ा देखते हैं। यह दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य कॉपीराइट, पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क के दैनिक जीवन पर प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 26 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है यह? 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाने के लिए चुना गया था क्योंकि इस दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने के लिए कन्वेंशन लागू हुआ था। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस चीन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1967 में किया गया, जो कि लागू हुआ 1970 में। यह संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। यह संगठन 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंधन करता है। कौन सा? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वाइपो का भारत सदस्य है। भारत निम्नलिखित वाइपो प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय संधियों का भी सदस्य है। मराकेश संधि का भी भारत सदस्य है। ओलंपिक प्रतीक के संरक्षण पर नैरोबी संधि का भी भारत सदस्य है। इंटीग्रेटेड सर्किट के संबंध बौद्धिक संपदा पर वाशिंगटन संधि, पेटेंट सहयोग संधि, साहित्य और कलात्मक कार्यों के लिए संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन, औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस सम्मेलन। नेक्स्ट, विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मलेरिया दिवस का थीम था रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। क्या था थीम? तो रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। यहाँ आप देख सकते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे 25 और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो मलेरिया। वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिन्हित 11 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। अन्य 10 विश्व एड्स दिवस, विश्व हेपेटाइटिस डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह भी है। विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना विश्व स्वास्थ्य सभा के 60वें सत्र द्वारा किया गया। पहले इसे व्यापक रूप से अफ्रीकी मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता था। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी कारण होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से यह बीमारी इंसानों में फैलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत वैश्विक मलेरिया के 3% का प्रतिनिधित्व करता है। भारत ने एक बार मलेरिया को लगभग खत्म कर दिया था। हालांकि मलेरिया 21वीं सदी की शुरुआत में भारत वापस आया। 2009 में भारत में 1.5 मिलियन मलेरिया के मामले आए थे। यह योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना को मलेरिया की वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016 से लेकर 2030 के आधार पर तैयार किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की 2020 में 116 भारतीय जिलों में शून्य मलेरिया के मामले दर्ज किए। कितने जिलों में? 116। नेक्स्ट, मलेरिया उन्मूलन। यूरोप, अमेरिका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में मलेरिया को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि यह रोग इन क्षेत्रों में दवा प्रतिरोधी और कीटनाशक प्रतिरोधी के रूप में फिर से उभर रहा है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह। विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक हर साल अप्रैल के अंतिम माह में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस वर्ष 2021 में इसका थीम था वैक्सीनेस ब्रिंग यू अस क्लोजर। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह की आवश्यकता, दुनिया में 20 मिलियन से अधिक बच्चे हैं जो टीकाकरण से छूट रहे हैं। कोविड-19 के दौरान कई बच्चे को खसरे और पोलियो के टीके नहीं लगाए जा रहे। ये तो बहुत ही भयावह, बहुत ही खतरनाक बीमारी के रूप में हमारे देश में आया है कोविड-19। पता नहीं ईश्वर कब इसे समाप्त करेंगे। टीका प्रतिरक्षा प्रणाली को सिखाते हैं कि नई बीमारियों के खिलाफ कैसे कार्य किया जाए। वर्तमान में मानव शरीर कोविड-19 से लड़ने में असमर्थ है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव प्रतिरक्षा प्रणाली यह पहचानने में सक्षम नहीं है कि कोविड-19 खतरनाक है। कोविड-19 टीके जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड वायरस की पहचान करने और उन्हें मारने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करते हैं। वैक्सीन के दो भाग होते हैं जिनके नाम एंटीजन और एडजुवेंट होते हैं। एंटीजन बीमारी पैदा करने वाले परजीवी का एक टुकड़ा है, दूसरी ओर एडजुवेंट शरीर को खतरे संकेत भेजता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीजन के लिए दृढ़ता से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। एंटीजन और एडजुवेंट के अलावा टीके में संरक्षक, प्रिवेंशन, स्टेबलाइजर्स, सर्फेक्टेंट, मंदक शामिल है। टीके को दूषित होने से बचाने के लिए परिरक्षकों को जोड़ा जाता है। वैक्सीन के भीतर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए स्टेबलाइजर्स को जोड़ा जाता है। ड्यूलिएंट एक तरल है जिसका उपयोग वैक्सीन को पतला करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, श्रमिक स्मृति दिवस। प्रत्येक वर्ष श्रमिक वर्कर्स मेमोरियल डे 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे मृतक और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में भी माना जाता है। हर साल 28 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1996 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिषद इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन द्वारा दुनिया भर में इस दिवस का आयोजन किया जा रहा है। कब से? तो 28 अप्रैल को। कब से शुरू किया? हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ आवर राइट। अच्छी बात है यह। वर्ष 2021 का विषय क्या था इसका? तो हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ ए फंडामेंटल वर्कर्स राइट। इस दिन का उद्देश्य काम पर होने वाली घटनाओं या काम के कारण होने वाली बीमारियों में मारे गए श्रमिकों को याद करना और इस तिथि पर दुनिया भर में जुटने और जागरूकता अभियान आयोजित करके व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों के खिलाफ शिकार हो रहे लोगों को सम्मानित करना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 28 अप्रैल को यानी कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटना और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए कार्यस्थल पर स्वास्थ्य के लिए यह मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष कौन है? गाय राइडर। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो 1919। यह तीनों आप एकदम से ध्यान कर लीजिए। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे यह तीनों पूछा जा सकता है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है विश्व भर में? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन नृत्य के महत्व और प्रभुता को मनाता है और इस कला के रूप में कार्यक्रमों और त्योहारों के माध्यम से भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। 29 अप्रैल का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसमें जीन जॉर्जेस नोवरे की जयंती है, जिन्हें आधुनिक बैले के निर्माता के रूप में जाना जाता है। इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2021 का थीम है नृत्य का उद्देश्य, पर्पोज ऑफ डांस। नेक्स्ट, यह दिन 1982 में यूनेस्को की प्रदर्शन कलाओं के लिए मुख्य भागीदारी इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की डांस कमेटी द्वारा बनाया गया था। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना 1948 में किया गया था और इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ था? पेरिस, फ्रांस। पेरिस जो है वह सीन नदी के तट पर स्थित है। यह आप अत्यंत रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह दोनों आप याद रखेंगे। आप आयुष्मान भारत दिवस प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस 2 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। वे गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और उन्हें बीमा लाभ प्रदान करना है। आयुष्मान भारत स्कीम, इस योजना को अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार आयुष्मान भारत योजना ने अब तक 75,525 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को शुरू किया है। इसने वर्ष 2022 तक 5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। लाभार्थियों को सामाजिक आर्थिक जनगणना डेटाबेस से चुना जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवर है। इसका लक्ष्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। यह योजना अस्पताल में भर्ती होने 15 दिन पहले और 15 दिनों के बाद को कवर करती है। इसमें दवाओं और टेस्ट का खर्च भी शामिल है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। श्रमिकों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे और मई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर के श्रमिक संघ सेमिनार, रैलियां और परेड का आयोजन करता है। 8 घंटे कार्य दिवस की आवश्यकता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। पहले के समय मजदूरों की काम करने की स्थिति बहुत गंभीर थी और काम के घंटे दिन में 10 से 16 घंटे तक चलते थे, यहाँ तक कि असुरक्षित परिस्थितियों में भी, जिससे कई लोगों की मृत्यु
हो जाती थी और चोटें भी आती, घायल भी होता था। 1886 में शिकागो अमेरिका में श्रमिकों ने मांग शुरू किया कि सप्ताह में 8 घंटे काम करना और 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। श्रमिकों के संघर्ष हुआ 1886 अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर द्वारा शिकागो में राष्ट्रीय सम्मेलन में श्रमिकों के लिए कानूनी समय घोषित कर दिया गया। 1889 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों की महासभा की दूसरी बैठक हुई और एक प्रस्ताव पारित किया गया कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत में इस दिन को 1923 से राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे। गुरु तेग बहादुर का कौन सा प्रकाश वर्ष? 400वां प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है। कोविड-19 के कारण यह उस तरह से उत्सव नहीं मनाया गया। गुरु तेग बहादुर बारे थोड़ा सा देख लीजिए। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। उनका जन्म 1621 ईस्वी अमृतसर में हुआ था। उनके पिता गुरु हरगोविंद और माताजी नानकी थी। उनके पिता गुरु हरगोविंद सिखों के 6ठे गुरु थे। मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड की सजा दी थी। दरअसल गुरु तेग बहादुर ने मुगलों के धार्मिक उत्पीड़न से कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा की थी। दिल्ली में गुरुद्वारा सीजगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब गुरु तेग बहादुर की मृत्यु और अंतिम संस्कार से संबंधित है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा का 25 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। वे 70 साल के थे। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकता है। दुनिया भर में मौजूद तमाम प्रशंसक इस समय शोक में डूब गए हैं और इस महान हस्ती को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो पंडित राजन मिश्रा का संबंध किस क्षेत्र से? तो शास्त्रीय गायक से। यह आप थोड़ा यहाँ से याद रखेंगे। यही यहाँ से पूछता है। और किस घराने से? तो बनारस घराने से। थोड़ा सा आप यहाँ से यह याद रखेंगे। नेक्स्ट, पद्म भूषण सम्मानित परमाणु वैज्ञानिक कृष्णमूर्ति संथानम का निधन हो गया। वयोवृद्ध भारतीय परमाणु वैज्ञानिक और पद्म भूषण सम्मानित कृष्णमूर्ति संथानम, जिन्होंने 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनका हाल ही में निधन हो गया। पोखरण 2 के परीक्षण के दौरान कृष्णमूर्ति संथानम रक्षा अनुसंधान और DRDO के क्षेत्र निदेशक थे। उन्हें विज्ञान क्षेत्र में योगदान के लिए 1999 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रख्यात हिंदी लेखक मंजूर अहतेशाम का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 26 अप्रैल 2021 को प्रसिद्ध हिंदी लेखक और पद्म पुरस्कार सम्मानित मंजूर अहतेशाम का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 3 अप्रैल 1948 को भोपाल के मध्य प्रदेश में हुआ था। मंजूर अहतेशाम को भारत सरकार द्वारा 2003 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, वीर सिंह देव पुरस्कार, वागेश्वरी पुरस्कार, शिखर सम्मान और पहल सम्मान दिया गया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उनकी पहली कहानी रमजान में एक मौत, यह पूछा जा सकता है, थी और रमजान के महीने में ही उनकी मृत्यु भी हुई। नेक्स्ट, पूर्व अटॉर्नी जनरल शोली सोराबजी का निधन हो गया। पूर्व अटॉर्नी जनरल शोली सोराबजी का 51 साल की उम्र में निधन हो गया। वह 1989 से 1990 और फिर 1998 से 2004 तक भारत के अटॉर्नी जनरल है। उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना कैरियर शुरू किया था। उन्होंने केशवानंद भारती मामले में नानी पालखीवाला की सहायता की थी। अटॉर्नी जनरल मतलब क्या आप कह सकते हैं महान्यायवादी। एडवोकेट जनरल मतलब क्या महाधिवक्ता। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 148 याद रखेंगे आप, लेकर आर्टिकल 151 तक का संबंध है इनसे। शोली सोराबजी को 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें मानव अधिकारों पर उनके महत्वपूर्ण काम के लिए जाना जाता है। वह सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार रहे भी। उन्हें भारतीय संविधान अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भी किया गया। महान्यायवादी मतलब आर्टिकल 76 के तहत और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक तब आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में है के वेणुगोपाल सर। भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन, तो के वेणुगोपाल सर। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, जस्टिस NV रमना ने देश के 48वें CJI के रूप में शपथ ग्रहण किया। जस्टिस NV रमना 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति रमना ने ईश्वर को साक्षी मानकर अंग्रेजी में पद की शपथ ली। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश SS बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश रमना के नाम की सिफारिश की थी। मानदंडों के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति होने के 1 महीने पहले अगले CJI का नाम केंद्र सरकार को देना होता है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस रमना का 26 अगस्त 2022 तक कार्यकाल है।
बता दें कि परंपरा के मुताबिक जस्टिस बोबडे ने जस्टिस रमन्ना के नाम की सिफारिश का पत्र सरकार को भेजा था। प्रधान न्यायाधीश एस एस बोबडे 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एन वी रमन्ना अभी सबसे वरिष्ठ जज हैं। अब तक की जो परंपरा रही उसके मुताबिक जस्टिस रमन्ना को ही देश का अगले सीजीआई का पद ग्रहण करना था। परंपरा के अनुसार अपने रिटायरमेंट से करीब महीने भर पहले देश के सेवारत मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को अपने उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश राष्ट्रपति को एक पत्र भेजकर करते हैं। मानक प्रक्रिया के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठता के आधार पर होती है। न्यायाधीश बोबडे ने 18 नवंबर 2019 को देश के 47वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया था। जस्टिस रमन्ना का जन्म 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पन्नावरम गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ लॉ की पढ़ाई की। वे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, सेंट्रल और आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं। उन्होंने सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेबर सर्विस और इलेक्शन से जुड़े मामले में भी प्रैक्टिस की। वे कई सारे सरकारी संगठनों पैनल काउंसलर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वे आंध्र प्रदेश में एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। जस्टिस रमन्ना सुप्रीम कोर्ट में उस बेंच में शामिल थे जिसने जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट के निलंबन पर तत्काल समीक्षा करने का फैसला सुनाया था। जस्टिस रमन्ना नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। वे पहली बार 10 फरवरी 1983 को वकील बने थे। रमन्ना को 27 जून 2000 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अस्थायी जज के रूप में नियुक्त किया गया था। अरुण रस्ते होंगे NCDEX के नए MD और CEO। बजाज नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अरुण रस्ते को 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। यहाँ से बस आप यहाँ से यह याद रखेंगे। अब उसकी स्थापना कब हुई तो 15 दिसंबर 2003 को NCDEX का मुख्यालय मुंबई में है और यह भारत सरकार का 100% है इसमें योगदान। पब्लिक इंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ने अमित बनर्जी को एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML का अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक चुना है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा प्रश्न? यहाँ देखिए आप, BEML का अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक किसे चुना गया है तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है तो इसे अमित बनर्जी को चुना गया है। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है तो बेंगलुरु में और इसकी स्थापना कब हुई तो 1964 में। अजय सेठ को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे और अपना ख्याल भी रखेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी आप यूज करते हैं उसमें शेयर कीजिए और अपने मित्रों के बीच भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के छोड़ सकते हैं। जब हम देखेंगे तो उसका हम आंसर देंगे, हम देने की कोशिश करेंगे हम। तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए हमें। और अभी हम बस अपना टाइम निकाल के मात्र 30% इस चैनल को देते हैं। 30% भी नहीं दे पाते हैं, 15 से 20% अपना समय इस चैनल को देते हैं। लेकिन यदि आप लोगों का प्यार मिला तो हम समय निकाल कम से कम 50%, 50% हम इस चैनल पर अपना वर्क करेंगे हम। तो आप लोग प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।